मेरी बात सच है। मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट के सामने। बिहार के बारे में ही कि 100 विधायक 37% के करीब विधायक पर क्रिमिनल केस है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक क्रिमिनल केस को वापस लिया, एक में प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी। उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा बीजेपी की सरकार ना मिले और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना बने, बल्कि गुमनामियों के वादियों में वो गुम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आपकी दुआओं से और आपके वोट से मुंतखब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर उत्तर प्रदेश की असेंबली जो आज मजलूम कौम की इंसाफ की आवाजें सुनने तड़प रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब मजलिस का विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मजलूम अवाम के जुल्म और मजलूम अवाम के इंसाफ का साफ और वाज़ेह तौर पर मुतालबा करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर से सुनिए, और अगर आपका दिल आपसे कहता है कि ये जो दीवाना खड़ा है हमारे सामने, इसकी बातों में कोई सच्चाई है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इन गुजारिशात पर गौर फरमाइए। अगर उसमें सच्चाई है, उसमें हक़ानियत है, तो फिर आप हमारा साथ दीजिए। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा झगड़ा हिस्सेदारी का है, हमारा झगड़ा नाइंसाफी के खात्मे का है, और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में, इलेक्शन में हिस्सा लेती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी समाज हैं, जितने भी बिरादरियां हैं, उन तमाम के अपने नेता हैं, उनकी तमाम की एक सियासी ताकत है, एक हैसियत है, और आज आप देखते हैं कि इसी वजह से वो तमाम समाज के वो लोग, उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स किसी हद तक हल हो रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि मुस्लिम अक़लियत से बार बार ये कहा जाता है कि हर असेंबली का इलेक्शन आएगा, हर पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा। 1950 से हम देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारे ही दरमियान से बाज लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखो, जिंदगी और मौत का मसला है, जरा एहतियात से अपने वोट का इस्तेमाल करना। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं, इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी, और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं, और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। अगर जेल में सड़ने के बाद निकलते हैं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे पास आदादो शुमार है, डेटा है मेरे पास, और जब हम ये बात करते हैं तो हमारे मजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण करता है। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कल भी चैलेंज करता रहूंगा, तुम मेरे इन सवालात का जवाब दो। क्या मेरे सवालात में अगर उसमें सच्चाई है तो फिर बताओ तुमने क्या किया। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़े।
आखिर क्या वजह है कि आपके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए सपा के और बसपा के, बाकी पर बीजेपी और एनडीए के साथी कामयाब हो गए। आज मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में यह डेटा सामने आया कि हमारे 71% हिंदू भाइयों ने बीजेपी मोदी को वोट दिया और 75% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया। उसके बावजूद भी उनके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए और बाकी सांसद बीजेपी और उनके साथी पार्टियों के कामयाब हुए। तो बताओ वोट काटने वाला कौन है? फिर वोट किसने काटे? इसका जवाब नहीं देते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग इलेक्शन हार गए, इसका जवाब नहीं देते। जवाब सवाल मुझसे करते हैं कि भारत के किसी कोने में अगर असदुद्दीन ओवैसी चला जाता है तो सवाल मुझसे करते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए, तुम्हारी क्या जरूरत है यहां पर, तुम बी टीम हो, तुम वोट काटने वाले हो। मेरा सवाल उन लोगों से है कि बताओ, जब 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर मुकाबला किए तो कहां गया तुम्हारा वाई वोट, कहां गया तुम्हारा जाटव वोट, कहां गया तुम्हारा शेड्यूल कास्ट का वोट? क्यों तुम्हारे 15 उम्मीदवार सांसद बने, मां बाकी पर क्यों कामयाबी नहीं मिली? इसका कोई जवाब नहीं। तो मालूम हुआ कि इनका वोटर खुद मोदी को वोट डालकर आ गया। 2017 के असेंबली के इंतखाबात हुए, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े, क्या नतीजा निकला? 300 के करीब बीजेपी के विधायक कामयाब हुए और लोकसभा के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के चुनाव में मजलिस का। इसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा सके। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो हमने क्या किया, हम तुमको बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी जीतता था औरंगाबाद की सीट पर। मजलिस ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील को खड़ा किया तो इम्तियाज जलील ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। जो काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से कर दिखाया। बताओ, अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहां पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ? 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में। हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में शिवसेना को हराया और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान हमारे मौजूदा सदर बिहार ने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 दिन के विधायक जीत गए। तो बताओ, अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए। 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए और 6 सीट पर, 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन में करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हारते और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते हैं। 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मजलिस के
एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। यह नहीं देखा कि सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लब्बैक कहा कि मजलिस को वोट देंगे। बड़े बड़े लोग जो आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जो मजलिस की मुखालिफत में अपना पेट पालते हैं, जिनको अपने घर में तेल और चिराग जलाने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे मिलते हैं, उन्होंने जाकर सीमांचल की हमारी इज्जतदार मां और बहनों से पूछा कि किसको वोट दोगी मां? तो उस हमारी मां ने कहा, तमाम खवातीन थे, कि जिसके सर पे गोल टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जो लंबा है, उसको वोट देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा कि मां तू उसको क्यों वोट देगी? तो उस मां ने कहा कि इस शख्स को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, लड़ने वाला, हम लड़ने वालों को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अदा इनको पसंद नहीं आती। ये चाहते क्या है कि हम खामोश रहे, गूंगे बनकर रहे, अंधे बनकर रहे, बहरे बनकर रहे, जुल्म को देखे और बर्दाश्त करे, नाइंसाफी को देखे बर्दाश्त करे, किसी का गला घुटता हुआ देखे और खून के आंसू सूख जाए हमारे। ये इनकी कोशिश है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है और फिर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आए हैं। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए। नहीं बोलेंगे। मुस्लिम वोट, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट नहीं है, ठाकुर वोट नहीं है, बनिया वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, कुर्मी वोट नहीं है, सिर्फ वोट है मुस्लिम वोट। कहां जाएगा? मुसलमान लेके दूसरे भी तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, या सबके सब घर में बैठकर मिठाई खाएंगे? हमसे सवाल करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि आपने अतीक अहमद को क्यों लिया पार्टी में? गैंगस्टर है, बाहुबली है। हमने कहा फिर प्रज्ञा ठाकुर के दूध की धुली भी है। कोई आप बाहुबलियों को लेते? अरे भाई, बीजेपी के 100 विधायक, 37% के करीब विधायक पर क्रिमिनल केस है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक क्रिमिनल केस को वापस लिया। एक में प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी और मुजफ्फरनगर का फसाद होता है जिसमें 50,000 मुसलमान और दूसरे हमारे भाई बेघर हो गए। 70 केसेस योगी सरकार वापस लेती है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। तो मालूम हुआ कि अगर किसी का नाम अतीक है, मुख्तार है, शहाब है, तो उनकी नजर में ये गिल्टी है, और दूसरों का नाम अगर ये नहीं होगा तो नहीं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये उनका इंसाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में संभल की असेंबली सीट पर आपने 60,000 वोट मजलिस को दिए और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा आज मजलिस मजबूत है और मुझे यकीन है कि संभल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक यहां से हमारा उम्मीदवार जरूर विधायक बनकर जाएगा, आपकी दुआओं से और आपकी वोट से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर में ज्यादा बीजेपी को नहीं बोलता है। पार्लियामेंट की हर तकरीर उठाकर देख लो आप, सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है बीजेपी के खिलाफ 5 मिनट में तो मोदी और योगी और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून अमित शाह पार्लियामेंट में लाते हैं तो सपा और कांग्रेस मिलकर अमित शाह के हक में वोट देते हैं। कौन मुखालिफत करता है? असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालिफत करता है। CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, किसने बीजेपी के 300 MP के सामने कहा है कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में उस कानून को फाड़ा था, मैं भारत की संसद में उस कानून को फाड़ता हूं। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप हाँ में हाँ मिला रहे थे। और कौन थे वो बच्चे जो आज
CAA के कानून में एहतजाज हुआ। कौन था बिलाल पाशा, कौन था मोहम्मद शहरोज, ये 2 बच्चे शहीद हो गए। पूछो इन सत्ता वालों से, कांग्रेस वालों से कि तुमको नाम भी मालूम कौन है बिलाल और शहरोज? और मालूम हुआ कि उन बच्चों को गोली लगी तो पुलिस की राइफल से या पुलिस के लाइसेंस वेपन से नहीं, किसी और की बंदूक की गोली से बच्चे मर गए। आपकी आवाज, आपकी जबान नहीं खुलती उस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा फिरका परस्ती से मुकाबला किया और लड़ते रहेगी। फिरका परस्ती से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। RSS से, जमहूरी तरीके से, संघ परिवार के तमाम तंजीमों से मुकाबला करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। मगर इनका मामला यह है कि जब बात मजलिस की आ जाती है सामने तो फौरन इल्जाम लगाते हैं कि फिरका परस्त है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो बताइए बाबा, उत्तर प्रदेश में 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए। तो कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी का मंत्री खड़े होकर कहता है कि 33 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे पैदा होते स्टंटेड होते हैं। पूरे भारत में अगर 9 लाख बच्चे एक्यूट मैलनरिश थे तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। एनकाउंटर होता है तो 37% मुसलमानों को गोली मार दी जाती है। आजमगढ़ में एक यादव को मारा गया, अमरदीप यादव। वो अमरदीप यादव कह रहा मुझे नहीं मालूम, मीडिया में रिपोर्ट किया कि अमरदीप यादव को जब पुलिस ने उसको पैर में गोली एक मार दी, बाबा ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ठोक दो तो ठोक दिया। उससे पूछा तेरी बरादरी क्या है, तो उसने कहा यादव बोले अरे गोली मारो उसको। अब आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? बीजेपी के राज में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोविड की दूसरी लहर आई तो कोविड की दूसरी लहर में गंगा पर लोगों की, आवाम की, जनता की लाशें बह रही थी, इसलिए कि योगी सरकार ने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, अस्पताल में दवाएं नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली, तदफीन के लिए जमीन नहीं मिली, तो नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को लोच कर खा रहे थे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 4.5 साल में सब कुछ कर दिया। क्या लोग भूल गए कि कोविड की दूसरी वेव में कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? सिर्फ पंचायत जिला परिषद का इलेक्शन करा तो 2000 गवर्नमेंट के मुलाजिमीन की मौत हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर गौर करिए और बात संभल की आती है।